Okay, dear students, today we are going to solve uh, grade 9 end of the year exam MCQs from P1. The first MCQs we have, which task would be carried out by a bookkeeper? ठीक है? So, as you know, we discussed about the difference between bookkeeper and the accountant. तो bookkeeper क्या होता है? Who is going to just record the accounting data transactions, business transactions को जो record करता है, that is the bookkeeper. But who is going to prepare the financial statements, उसको हम क्या कहते हैं? Accountant. So let's discuss about the options we have in this MCQs. The first option is bookkeeper, a comparison of the financial statement between the years. अब एज यू नो कि जो हमारे पास बुक कीपर होता है उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रिलेटेड नहीं होता। इसलिए जो आपके पास ए ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। द बी ऑप्शन इज प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बी इज नॉट द राइट आंसर। C option is provision of information for decision making. तो as you know कि जो हमारा बुक कीपर होता है he has the responsibility to just record the data, just record the transactions. तो उसका जो काम है बुक कीपर का वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग आंसर है। डी ऑप्शन है रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डी इज द राइट ऑप्शन क्योंकि एज वी डिस्कस्ड कि बुक कीपर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट रिकॉर्ड द अकाउंटिंग डेटा। So this is the first MCQs we have. Now let's discuss about the second one. Why does the owner of the business calculate profit? Now the question is, try to understand the question कि जो owner है, entrepreneur of the business, why he needs to calculate the business profit? ठीक है, क्यों बिजनेस की प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है? टू फाइंड द रिटर्न ऑन कैपिटल मींस के जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई है उस पे आपको कितना रिटर्न, रिटर्न मींस के आपको कितना गेन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो ए इज द राइट ऑप्शन कि आप प्रॉफिट कैलकुलेशन इसलिए करते हो ताकि आपको कैपिटल मींस के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन मिल सके। तो ए इज द राइट ऑप्शन। बी भी देख लेते हैं। टू फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस, नो, टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करना ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह टू नो हाउ मच ही कैन बोरो फ्रॉम बैंक, नहीं, ये भी एक जनरल एस्पेक्ट्स में बात नहीं हो रही, ये एक छोटा सा पोर्शन, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आप ए ऑप्शन से अगर कंपैरिजन करो तो सी ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बात की जा रही है बैंक से लोन लेने के मुतालिक। तो ए ऑप्शन में जस्ट उसने बात की है कि जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को कैलकुलेट करना है, दैट्स व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। तो ए इज द राइट ऑप्शन। थर्ड है जी, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वी नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज माय एसेट और कौन सी हमारी लाइबिलिटी है। तो जो ट्रेड पेबल है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, बैंक भी हमारा एसेट होता है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, हियर वी हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एमसीक्यूज के बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो बैंक जब भी क्रेडिट साइड पे होगा तो ये हमारा एसेट नहीं होगा, एसेट तब होगा जबकि ये डेबिट साइड पे होगा। इन दिस केस ये हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी।
क्यों? क्योंकि आपके बैंक की क्रेडिट साइड यहाँ पे मेंशन है। अगर बैंक की कोई भी साइड मेंशन नहीं होती तो व्हाट डज इट्स मीन कि ये हमारा एसेट था। अगर डेबिट साइड मेंशन होती तो फिर भी मतलब यही था कि ये हमारा एसेट है। लेकिन जब वो स्पेसिफाई करते कि यार ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो फिर ये हमारी लाइबिलिटी है। और बैंक लोन आपको पता है हमारी लाइबिलिटी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, व्हाट वाज द टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी पूछ रहा है तो सिंपल क्या करोगे आप, जो लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई की हैं उनको प्लस कर दोगे। एक आपने आइडेंटिफाई की है 2990, और एक आपने क्या आइडेंटिफाई की है 5000, और एक आपने क्या आइडेंटिफाई की है 230। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इन वैल्यूज को प्लस कर दोगे। ठीक है, आपके पास वैल्यूज हैं 2990 प्लस 5000 प्लस 230। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी। वो आप कैलकुलेट करके देख लें। फोर्थ ऑप्शन इज अ ट्रेडर परचेज अ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या है? मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट क्या है? जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, उसको नॉन करंट एसेट कहते हैं हम। अच्छा जी, क्या है? फॉर हिज बिजनेस यूजिंग अ चेक फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। अब पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर वो बिजनेस की कोई चीज ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखो, मेरी बात सुनो, इफ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग पे 2010 में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, कर दी। अब 2000 फॉर एग्जांपल 12 में मैंने फर्दर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से मशीनरी परचेज की और बिजनेस में मैंने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है जब आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कोई चीज बिजनेस के लिए खरीद लो। अब रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ वॉज दिस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की बुक्स में इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? अब देखो, मोटर व्हीकल क्या होता है बिजनेस के लिए? मोटर व्हीकल बिजनेस के लिए एसेट होता है। और हमने रूल पढ़ा है कि एसेट जब इंक्रीज होगा तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन क्रेडिट साइड पे कैपिटल का नाम आएगा। क्यों? नाउ दिस इज द इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड होती है तो वो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और कैपिटल हमेशा किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। तो मोटर व्हीकल आपका एसेट हो जाएगा डेबिट में, और कैपिटल क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिफ्थ वन है जी, विच डॉक्यूमेंट विल कंज्यूमर इशू टू इन्फॉर्म अ सप्लायर ऑफ अ ओवरचार्ज। अब मैंने आपको लास्ट टाइम क्रेडिट नोट डेबिट नोट के रिलेटेड डिटेल डिस्कशन बताई है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब होते हैं इशू? ये रिटर्न्स पे होते हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा और डेबिट नोट कौन इशू करेगा। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इशू हमेशा करता है कौन? सप्लायर। आपने बात याद रख लेनी है। और डेबिट नोट कौन इशू करता है? कस्टमर। ये भी आपने बात याद रख लेनी है। अब हम दोबारा एमसीक्यूज की तरफ रिटर्न होते हैं। विच डॉक्यूमेंट विल कस्टमर इशू? कस्टमर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा टू इन्फॉर्म अ सप्लायर ऑफ एन ओवरचार्ज? और आपने अभी हमने दोबारा डिस्कशन कर ली है कि डेबिट नोट हमेशा कस्टमर इशू करेगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। अब उसने कहा यार ये जो इनवॉइस का जो डॉक्यूमेंट है ये कब इशू होता है? ये होता है सेल और परचेज ऑफ गुड्स। जब आप चीजें खरीदते हो या बेचते हो गुड्स, तो तब इनवॉइस का डॉक्यूमेंट इशू होता है। लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, जब आप ऑन क्रेडिट चीजें खरीदते हो और बेचते हो। ठीक है, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट सेंड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब सेंड की जाती है? इसका मतलब ये होता है कि जब एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपने कस्टमर को डिटेल्ड ट्रांजैक्शन की डिटेल सेंड करो तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, उनको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरे एंड से ये ट्रांजैक्शन हुई हैं, आप प्लीज क्या कर लो, आप इसको रेक्टिफाई कर लो या आप इसको टैली कर लो, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। तो बी इज द राइट ऑप्शन। विच बुक ऑफ द प्राइम एंट्री इज यूज टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड? ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज थी कौन सी, पहले ये देख लेते हैं। याद होगा, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे
बुक, उसके बाद कैश बुक, ठीक है, उसके बाद जर्नल जर्नल, याद होगा आपको, ठीक है, जर्नल जर्नल। तो ये हमारी थी बुक्स, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, विच बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज यूज टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारी जो कैश बुक होती है ना, कैश बुक में हम क्या, याद होगा आपको, हम अपने जो डिस्काउंट की भी जो एंट्रीज है ना, वो भी हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, आपको अच्छे से याद है, ठीक है। हमारे कैश बुक में कुछ कॉलम्स होते हैं, उसमें डेट का, डिटेल का, और उसके बाद कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और एक होता है डिस्काउंट कॉलम। तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट रिलेटिंग ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश बुक में। अब हम बाकी भी डिस्कस करते हैं। बाकी क्या है, बाकी वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार ये परचेज जर्नल में क्या हम डिस्कस करते हैं। तो आपको याद होगा परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स जर्नल में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न जर्नल में कि अगर मैंने चीजें बेची और मुझे वो रिटर्न हो गई हैं तो वो हम सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है जी, सेवंथ वन है। सेवंथ वन क्या कह रहा है, देख लेते हैं उसको। सेवंथ वन है जी, अ ट्रेडर इज प्रिपेयरिंग टू ड्रॉ अप अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये आपको बीआरएस के रिलेटेड एक एमसीक्यू आ गया। हाउ शुड द बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड बी ट्रीटेड, ठीक है। अब वो बीआरएस बना रहा है और वो ये आपसे पूछ रहा है हाउ शुड द बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुई है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। क्या आप उसको, ए ऑप्शन है एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्या आप उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखोगे। नहीं, क्यों, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आपको पता है क्या आता है, जो आप पेमेंट्स करते हो। लेकिन इंटरेस्ट आपको क्या हो रही है, रिसीव हो रही है बेटा, तो आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पे क्यों लिखोगे। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। सी ऑप्शन पहले देखते हैं, चलो बी देख लेते हैं जो ठीक आंसर है। Entered on the debit side of the cash book. Now the question is कि yes, we will record the bank interest received on the debit side. क्यों, क्योंकि हम कैश बुक की डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, received। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। सी भी देख लेते हैं। इंक्लूडेड इन द अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको याद है अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड, ये अनक्रेडिटेड चेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इंक्लूडेड इन द अनप्रेजेंटेड चेक, तो अनप्रेजेंटेड चेक में भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ना ही अनक्रेडिटेड है ना ही अनप्रेजेंटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर द बैंक कॉलम ऑफ द किम्स कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $120। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। शी वॉज then notified that the check $80 received from the customer in September had been dishonored. What was the balance on the bank column in the Kim's cash book after recording this dishonored check? अब पहले ना हमें ये स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है, फिर हम कर सकते हैं एमसीक्यूज अच्छे तरीके से। जब तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम अपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो हम पहले ना स्टेटमेंट समझते हैं कि यार ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। उसने कहा जी ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की बात कर रहा है। उसने कहा जी बैंक कॉलम ऑफ द केम्स कैश बुक, मतलब क्या है, ये देखो ये कैश बुक मैंने छोटी सी बनाई है, ठीक है। और साइड में मैं आपको बता दूं कि कैश कॉलम के 3 कॉलम्स होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है आपके पास कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, और एक होता है डिस्काउंट कॉलम। अब ये 3 कॉलम्स होते हैं आपके कैश बुक के, लेकिन उसने बात सिर्फ एक कॉलम की है। वो कौन सा है, वो उसने सिर्फ बैंक कॉलम की बात की है, ये वाले कॉलम की। उसने कहा जी बैंक कॉलम ऑफ द किम्स कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट 120, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये देखो ये हम आ जाते हैं कैश बुक में, और यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम की बात की गई है बैंक कॉलम की। अब बैंक कॉलम की ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो किस साइड पे आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड पे। अगर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ना होता
तो फिर ये आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना था, लेकिन अब ये नेगेटिव बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। चलो यहां तक तो हमें समझ आ गई। नाउ शी वॉज नोटिफाइड, अब उसको क्या पता चला है, शी वॉज नोटिफाइड दैट अ चेक ऑफ $80 रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अब उसको चेक रिसीव हुआ किससे, कस्टमर से, इन सितंबर, हैड बीन डिसऑनर्ड। अब इसका सिंपल मतलब क्या है कि उसको एक चेक रिसीव हुआ और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। अब सिंपल उसका इफेक्ट पूछ रहा है अब के बैलेंस में, उस किम्स की कैश बुक के बैलेंस में उस डिसऑनर्ड चेक का क्या इफेक्ट होगा, उसको रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मुझे एक सिंपल बात बताओ कि जब आपको कैश बुक में कोई अमाउंट रिसीव होती है तो आपको पता है, मतलब मुझे फॉर एग्जांपल अली एक बच्चा है, उसने मुझे ना चेक दी है, तो मैं अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पे अली के नाम से उसको रिकॉर्ड कर दूंगा उस, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे चेक रिसीव हुआ है। आपको पता है कैश बुक की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में आप क्या लिखते हो, रिसीव्स, और क्रेडिट में क्या लिखते हो, पेमेंट्स। अगर मुझे चेक रिसीव हुआ तो मैंने अली के नाम से रिकॉर्ड कर दिया, और बाद में मुझे सितंबर में पता चला कि यार उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, या कोई भी रीजन हो सकती है, जो ड्यू डेट है वो गुजर गई है, चेक लिखने में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो जब मुझे रिसीप्ट हुई तो मैंने कहा लिखा, डेबिट में। लेकिन जब वही रिसीप्ट कैंसल हो गई, मुझे नहीं मिलने जा रही, तो मैं उसको डिसऑनर्ड के नाम से कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा। तो दिस इज द वे टू रिकॉर्ड द डिसऑनर्ड चेक इन द कैश बुक ऑफ द बैंक कॉलम। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने डिसऑनर्ड चेक का इफेक्ट डाला और मैंने अपना सिंपल बैलेंस कैड ऑन को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया क्लोजिंग बैलेंस को। अब आपको मैंने हमेशा बताया कि मैंने हमेशा अपने क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना होता है, उसको मैंने नेक्स्ट, आप कह लो कि मंथ, क्या करना है, ब्रोड डाउन करना है। तो ये ब्रोड डाउन बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रोड डाउन 200 ऑन दी क्रेडिट साइड। तो ये आपका ऑप्शन होगा क्रेडिट 200। ठीक है, तो उसको देख लें और टेक अ 1 मिनट, इसको देख लें और फिर हम आगे चलते हैं। नहीं जी, आगे चलते हैं जी। आगे बात की जा रही है, आगे बैड डेट्स का जो टॉपिक है वो कवर किया जा रहा है एमसीक्यूज में। जावेद wishes to write off a debt owed by called a credit customer. Now you need to identify कि कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, और कोई जरूरत नहीं आइडेंटिफाई करने का, उसने लिख दी है कॉल्ड अ क्रेडिट कस्टमर। विच एंट्री वुड जावेद मेक, अब जावेद कौन था, अगर कॉल्ड कस्टमर है तो जावेद सप्लायर होगा, और स्टार्टिंग में भी मैंने ये मेंशन किया है कि जावेद इज द सप्लायर। तो जावेद सप्लायर है, सप्लायर का मतलब होता है जिसने चीजें बेची हैं। अब जाहिर है चीजें बेचने वाला, उसने पैसे रिसीव भी करने हैं, और जो बैड डेट्स हो रहे हैं वो सप्लायर को ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, विच एंट्री वुड जावेद मेक, वो सिंपल ये पूछ रहा है कि जावेद को अगर बैड डेट्स होते हैं तो उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा। तो हमने हमेशा ये एंट्री डिस्कस की है, वो ये डिस्कस की है कि जावेद इररिकवरेबल डेट्स, जिसको आप दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स को डेबिट करेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। और किसकी वजह से बैड डेट्स हो रहे हैं, वो दें कॉल्ड की वजह से। तो कॉल्ड बेसिकली हमारा था एसेट, ये हमारा था अकाउंट रिसीवेबल। अब इस बंदे ने पैसे नहीं देने, अब ये हमारा जो एसेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर वो आपसे ये पूछ ले, मैंने नेक्स्ट भी आगे बताया हुआ है, इस एमसीक्यूज में नहीं पूछ रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल वो अगर आपसे पूछता है, ये तो आपने पहले एंट्री कर ली, ये तो फर्स्ट एंट्री आप यही करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यार इस एक्सपेंस को, जो कि यहाँ पे आपका बैड डेट्स का एक्सपेंस हो रहा है,
इसको आप इनकम स्टेटमेंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। तो आपने हमेशा याद करना है कि जब भी आप ट्रांसफर करते हैं अपने एक्सपेंस को, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। तो जब भी एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो आपने हमेशा फिर क्या करना है, आपने डेबिट कर देना है किसको, इनकम स्टेटमेंट को, क्योंकि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हो इनकम स्टेटमेंट में, तो जो एक्सपेंसेस जो डेबिट होते हैं ना, उसकी जगह आप क्या लिख देते हो, इनकम स्टेटमेंट। और जो एक्सपेंस उस इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ट्रांसफर होता है, उस नाम को, जैसे यहाँ पे इरिकवरेबल डेट्स का नाम है, वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंस ट्रांसफर किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, तो इनकम स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी, कहां पे, डेबिट साइड। और जिस एक्सपेंस की वजह से हम ट्रांसफर कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो उस एक्सपेंस का जो नाम है वो किधर हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इनकम के केस में उल्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारी इनकम स्टेटमेंट फिर क्रेडिट में चली जाएगी। ले जी आगे है, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम जरूर देखेंगे। जफर मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब जफर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते किसको हैं, दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, जो आपने एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो, एस्टिमेशन फॉर लॉस या एक्सपेंस, ठीक है। जफर मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमेशा याद रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल पे ही प्रोविजन कैलकुलेट की जाती है। अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ऑन 1 जनवरी 2018 द प्रोविजन वाज 200। चलो ठीक है, एक चीज हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि 1 जनवरी को हमारी प्रोविजन का बैलेंस कितना था, वो था 200। ऑन 31 दिसंबर 2018 द ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट बताई है, प्रोविजन की नहीं बताई। उसने क्या, ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है 12,000, और ये उसने परसेंटेज ऊपर दे दी है कि 2% उस पर अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल जो मैंने आपको अकाउंट 1000 टाइम्स बता दी है वही आप बना लोगे। आप यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लोगे। कहाँ आता है हमेशा बैलेंस प्रोविजन का, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, और ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस है आपका 200। फिर आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और आपको पता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेशन में आएगा। और कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी यहाँ पे फार्मूला कोड कर लो ताकि आपको इजी हो अकाउंट बनाते हुए। प्रोविजन निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस की, ट्रेड रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। इस क्वेश्चन में ना बैड डेट्स नहीं है, तो आपके पास जो भी ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है, जैसे यहाँ पे है 12,000, तो 12,000 पे आप डायरेक्ट कितने परसेंट चार्ज करोगे, 2%, ठीक है। तो आप जब 12,000 पे 2% चार्ज करोगे, तो आपका जो बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा, वो आ जाएगा आपका 240। ये देखो, ये मैंने ऊपर लिख दी है 240। अब मुझे बताओ, डेबिट साइड छोटी है या क्रेडिट साइड। एज यू नो, क्रेडिट साइड आपकी स्मॉलेस्ट साइड है। तो आप उसको किस तरह कवर करोगे, किस तरह इक्वल करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे इनकम स्टेटमेंट, और डिफरेंस लिख दोगे, डिफरेंस इज 40। अब आपका जो इनकम स्टेटमेंट में, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो प्रोविजन का जो बैलेंस कैलकुलेट होगा, वो जो रिकॉर्ड होगा, वो होगा 40, ठीक है। 40 आपका जो बैलेंस है ना, वो होगा कैलकुलेट। अब इसको रिकॉर्ड करोगे। अब मैंने ऊपर अभी आपको बताया, मैं दोबारा बताऊंगा। ऊपर मैंने बताया कि जब आप अपने एक्सपेंस को ट्रांसफर करोगे इनकम स्टेटमेंट में, तो आप इनकम स्टेटमेंट क्या कर दोगे, डेबिट, और जिस एक्सपेंस की वजह से हो रहा है वो क्रेडिट कर दोगे। अब यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है, विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन टू द इनकम स्टेटमेंट। अब बात उसने वही कर दी, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कैसे करोगे। तो सिंपल क्या करोगे, आप देखोगे कि ये आपका एक्सपेंस है या इनकम, ठीक है। अगर देखो आपकी प्रोविजन
इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले थी 200 और अब क्या है 240, अब आपको पता है 40 से इंक्रीज हो रही है। तो इन केस ऑफ इंक्रीज तो वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है तो इनकम स्टेटमेंट आप क्या करते हो, डेबिट। और जो एक्सपेंस ट्रांसफर हो रहा है इनकम स्टेटमेंट में उसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। आप ए को टिक करेंगे। ठीक है, और ये मैंने सारी इसकी जो वर्किंग है वो उसके साथ कर दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रोविजन में इनकम हो जाती है, मतलब मेरी जो प्रोविजन है, इस केस में जो मेरी प्रोविजन है ना, इस केस में जो मैंने अकाउंट बनाया इसमें मेरी जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मेरी प्रोविजन डिक्रीज हो जाती है, मतलब पहले थी फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 200 और बाद में एट द एंड क्या हो गई 180, तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है कितने से, 20 से। तो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही है वो मेरी बनेगी इनकम। और इनकम के केस में मैं अपनी एंट्री को चेंज करूंगा। अब इनकम है तो मैं इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करूंगा। ये 40 की अमाउंट, मैं अभी ये 40 की अमाउंट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो ये इसका ये एमसीक्यू ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं, जस्ट बता रहा हूँ कि अगर इनकम होगी तो क्या करेंगे। उसके बाद है 11th एमसीक्यूज। 11th एमसीक्यूज क्या है, Would the following classified as a capital received or revenue received? अब ये भी हमने किया हुआ है, कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपिटल रिसीव्ड है क्या। कैपिटल रिसीव्ड का मतलब ये होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कैश रिसीव हो जाता है, ठीक है, अपने नॉन करंट एसेट को बेच के या बैंक से लोन लेके मुझे जो कैश रिसीव होता है ना उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीव। और रेवेन्यू रिसीव्ड क्या है कि जो हमारी इनकम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रेस्टोरेंट है, मैं चीजें बेच रहा हूँ, सेल्स रेवेन्यूज वो मेरी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, रेंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड? The proceed received from the sale of delivery van, the proceed sale of the owner private car paid into the business bank account। ठीक है, अब आपने इसमें से बताना है कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास। सेल ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन इज योर नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये आपका नॉन करंट एसेट होता है। सेल ऑफ द ओनर्स कार। ठीक है, अब ये किसकी कार है, ये ऑनर की कार है। दोबारा एमसीक्यूज पढ़ेंगे। Would the following be classified as the capital or the revenue received? The proceed received from the sale or delivery van. The proceeds मतलब जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है of the sale of the owner's private car, ओनर की प्राइवेट कार, पेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो आपको ओनर की गाड़ी बेच के पैसे मिले हैं वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में चलेगी। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या बताना है, अब आपने बताना है विच वन इज योर कैपिटल रिसीव, विच वन इज योर रेवेन्यू रिसीव। ठीक है, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर मुझे कैश रिसीव होगा अपना नॉन करंट एसेट बेच के तो वो तो होगा कैपिटल रिसीव। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन ए है और बी है, उन दोनों में से एक राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सेल और डिलीवरी वैन क्या होता है, कैपिटल रिसीव। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि सेल ऑफ द ओनर्स कार, ठीक है, सेल ऑफ द ओनर्स कार, अब क्या ये रेवेन्यू रिसीव्ड है, क्या ये कैपिटल रिसीव्ड है। ठीक है, तो टेक है 30 सेकेंड्स, आप देखें कि और देख के मुझे बताएं, थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करें और मुझे बताएं कि ये क्या होगा।
अच्छा जी, नाउ द करेक्ट आंसर वी हैव, देखो यार ये रेवेन्यू रिसीव नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है वो, बेसिकली ऑनर की प्राइवेट कार कार नॉन करंट एसेट था, लेकिन ऑनर के लिए था, लेकिन वो बेच के बिजनेस में आ रहा है, तो बेसिकली वो भी आपके लिए क्या होगा, कैपिटल रिसीव्ड ही होगा, ठीक है। तो वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तो वो आपकी कैपिटल रिसीव्ड होगा, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो नॉन करंट एसेट को बेच के आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, के सेल ऑफ द डिलीवरी वैन, जो कि पहले ही किसकी ऑनरशिप में थी, बिजनेस की ऑनरशिप में थी, वो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिसीव्ड हो जाएगी। और जो दूसरा आपका जो ऑनर की जो कार थी, प्राइवेट कार थी, वो बेच के बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया गया, वो भी आपकी कैपिटल रिसीव्ड हो जाएगी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। विच स्टेटमेंट अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बीआरएस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है, पहली स्टेटमेंट बात कर रहा है इट इज द पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, तो बीआरएस डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता। बीआरएस होता क्या है, बीआरएस पहले मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने ये पूरा टॉपिक किया है बीआरएस, जिसमें हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक बैलेंस, और फिर हम उसमें ऐड करते हैं, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो हम उसमें ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस कर देते हैं अनक्रेडिटेड चेक, और वो हमारा बैलेंस किसके स्टेटमेंट के इक्वल आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट के, ठीक है। ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आ जाएगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ये डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं है। डबल एंट्री रिकॉर्ड क्या होता है, जिसमें हम डबल एंट्री करते हैं, जैसे हमने किसी से चीजें खरीदी तो परचेजेस टू वाली, ठीक है, तो ये डबल एंट्री रिकॉर्ड है, जिसमें डेबिट क्रेडिट एंट्री है, तो इसमें तो नहीं है वो, तो ये ऑप्शन गलत है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक टू कंपेयर द कैश बुक बैलेंस विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है। तो ये बैंक प्रिपेयर करता है, नो, ये कस्टमर प्रिपेयर करता है, तो ये भी गलत है। It is prepared by the trader, yes, to compare the cash flow balance with the bank statement balance. C is the right option. आगे जी, which transaction will increase both assets and the capital by the same amount? अब सिंपल बताना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो आपके नीचे हम ऑप्शंस पढ़ते हैं अभी, एसेट और कैपिटल दोनों को इंक्रीज करे बाय द सेम अमाउंट। सबसे पहले देख लेते हैं जी, अ क्रेडिट कस्टमर सेटल्ड हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें बेसिकली ना कैपिटल की कोई बात ही नहीं हो रही, ये तो क्रेडिट कस्टमर है, वो अपना अकाउंट, मतलब वो आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, और उसको आपने डिस्काउंट दी है, तो इसमें तो कैपिटल के रिलेटेड ऐसा कोई बात नहीं। कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, देखते हैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि नहीं। गुड्स वर सोल्ड एट द प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, तो कैपिटल की कोई बात नहीं है। रेंट रिसीव्ड, कैपिटल की कोई बात नहीं है। द ओनर रीपेड अ बिजनेस लोन फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, तो दिस इज डी ऑप्शन दैट इज करेक्ट, ठीक है, जिसमें ऑनर रीपे कर रहा है बिजनेस बैंक लोन फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें जो एसेट है और जो कैपिटल है दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। आगे जी है, अ ट्रेडर परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर हिज बिजनेस यूजिंग अ चेक फॉर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, व्हाट वाज दिस रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब क्या है, ट्रेडर ने मोटर व्हीकल को परचेज किया, नॉन करंट एसेट है, और उसने चेक का यूज किया है फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, हाउ वाज दिस रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस नॉन करंट एसेट परचेज कर रहा है, तो वो तो डेबिट साइड पे आएगा, देखते हैं कहाँ मोटर व्हीकल है जो डेबिट साइड पे लिखा है, ये लिखा है जी डेबिट साइड पे। उसके बाद अब बिजनेस के बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक जाहिर है क्या है जी, बैंक आपका एसेट है, पेमेंट करोगे तो एसेट डिक्रीज होगा। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है अगर आपने अपने ओनर ने पर्सनल बैंक अकाउंट के थ्रू अगर पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अगर पर्सनल बैंक अकाउंट के थ्रू की है, तो मींस के वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो कैपिटल के नाम से क्रेडिट में आएगा। लेकिन इस ऑप्शन में, इस एमसीक्यूज में सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट की जाए, ठीक है जी। उसके बाद है, अच्छा जी, ये हम एक दफा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और टाइम भी कम है। अब इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है, अ सप्लायर अकाउंट इन शिल्पा's लेजर showed a balance showing on 1st October of 3400. In October, Shilpa purchased goods, अब purchases goods हैं 860,
रिटर्न गुड्स हैं 855। ड्यूरिंग द मंथ शी मेड अ पेमेंट ऑफ 2000, पेमेंट्स की हैं 2000 की। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन सप्लायर्स अकाउंट इन शिल्पास लेजर। शिल्पास लेजर का मतलब ये है, देखो अकाउंट किसका है, सप्लायर का। शिल्पास लेजर का मतलब है कि बुक्स किसकी हैं, शिल्पास की। और शिल्पा कस्टमर है। आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है। अब आपने सिंपल क्या करना है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कंट्रोल अकाउंट्स के रिलेटेड। एक होता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन बनाता है, ठीक है, वो बनाता है कस्टमर, क्योंकि वो परचेजेस करता है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन बनाता है, वो बनाता है सप्लाई, क्यों, क्योंकि वो सप्लाई करता है। अगर अब आप इस क्वेश्चन को इजीली अगर आपने सॉल्व करना है ट्रिक यूज करके, तो आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बुक्स किसकी हैं। अब यहाँ पे जो बुक्स हैं वो किसकी हैं, कस्टमर की। और मैंने आपको अभी बताया कि कस्टमर की बुक्स हैं, ठीक है। कस्टमर क्या बनाता है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आपने यहाँ पे चुप करके कौन सा अकाउंट बना देना है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। और उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। आप ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ लिखते हो, आप ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हो, आप फिर परचेजेस क्रेडिट में लिखते हो, आप अपनी कोई अमाउंट अगर अपने सप्लायर को पे कर रहे हो तो वो डेबिट में लिखते हो, परचेजेस रिटर्न डेबिट में लिखते हो, और भी कुछ चीजें लिखते हो। लेकिन यहाँ पे वो चीजें गिवन नहीं है एमसीक्यूज में। तो जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, आप वहां रिकॉर्ड करोगे अपने लेजर अकाउंट में, और आप अपना बैलेंस कैरी ऑन क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे क्लोजिंग बैलेंस। तो दिस इज द वे टू सॉल्व, टू टैकल दिस दीज काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास, ठीक है, टाइम इज ओवर नाउ, वी हैव जस्ट 1 minute left. So if you have any question, any query, please ask me on WhatsApp. Thank you very much. Allah Hafiz.